मेरा शौहर अंधा था। जब वो हम बिस्तरी करने लगता तो मैं अपनी नौकरानी को बहाना करके उसके आगे कर देती और खुद साइड पर बैठकर देखा करती। एक मर्तबा शौहर का मेरा गुस्से की शिद्दत से बहुत बुरा हाल हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं, क्या करूं। घर वालों ने भी मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी। महज पैसे के लिए अंधे शख्स के साथ ब्याह दिया था। एक ऐसा इंसान था जो अपनी मर्जी से दुनिया को देख भी नहीं सकता, कहीं पे अकेले आ जा नहीं सकता। उससे मेरा हमसफर बना दिया था। उन्हें तो इस चीज का फायदा हो गया था, उन्हें जरूरत को पूरा करने के लिए पैसे मिल गए थे। मगर मैं कहाँ जाती, मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी दरवाजे के पास खटखट की आवाज सुनाई दी थी। फिर दरवाजे के अंदर वो आता दिखाई दिया। उसके साथ उसका वो मेल नर्स भी मौजूद था जो हर वक्त उसके साथ रहता था। वो उसे कमरे में बिठाकर वापस चला गया और जाते जाते मुझे कहने लगा कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी मसला हो तो मुझे आवाज देकर बुला लीजिएगा, मैं साथ वाले कमरे में हूँ। मैंने आंसू बहाते हाँ में सर हिला दिया और मेरा शौहर मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से टटोल कर मेरी तरफ देखने लगा था। गुस्से की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई थी। मैंने उसका हाथ पीछे झटक दिया था। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे। शायद वो इस रद्द अमल के लिए तैयार नहीं था। वो तो ये समझ रहा था कि मैं गरीब खानदान की लड़की हूँ जो इसकी दौलत से पागल होकर शादी कर ली। उसे कैसे धोखा दे सकती थी। मैं एक पल भी इसे अपने पास बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो मुझसे बातें कर रहा था, मेरी पसंद नापसंद के बारे में पूछ रहा था, मगर मैं कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। मेरा ज़हन यही ताने बाने बन रहा था कि मैं इस शख्स से कैसे जान छुड़वाऊं। बार बार मेरी निगाहों के सामने उमर का चेहरा आ रहा था। तभी मेरे जहन में एक आइडिया आया और मैं उसे जल्दी से कहने लगी कि मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। इतने हैवी कपड़ों की वजह से थक गई हूँ। आप इतनी देर में आराम कर लें। उसे बिस्तर पर लिटाकर मैं ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदल कर कमरे से बाहर निकल आई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस मुलाजिमों को कहाँ पर ढूंढूं जो इस घर में मुस्तकिल रहती थी और जिसने मुझे आते साथ ही अपनी मजबूरियों की लंबी लंबी दास्तान सुना दी थी। और अब मैं सोच रही थी कि इसकी मजबूरियों को क्यों ना अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूं। मैं बाहर निकल आई। सामने ही एक तरफ मुलाजमीन और सामने ही चौकीदार था। वो मुझे देखकर हैरान रह गए। बेगम साहिबा, आप इस वक्त बाहर क्या कर रही हैं? आपको कोई काम था? मैंने उससे कहा कि मुझे नूरी से बात करनी है। कहाँ है वो? इसे बुला दो। तभी चौकीदार नूरी को बुला कर लाया। वो शायद सो रही थी। हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। कुछ चाहिए था बेगम साहिबा? मैं उसका हाथ पकड़कर लाउंज में ले आई और अपने हाथ में पहनी हुई एक कीमती सोने की अंगूठी उसके हाथ में रख दी जो बरी में मेरे शौहर ने मेरे लिए जेवरात के साथ भिजवाई थी। मुझे वो बहुत पसंद आई थी, मगर अब जो मैं करने जा रही थी, पसंदीदा चीजों की कुर्बानी देना इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। मैंने नूरी को कहा कि तुमसे मुझे काम है और अगर तुम मेरा वो काम कर दो तो मैं इससे ज्यादा तुम्हें पैसे दूंगी। तुमने कहा था कि तुम्हारी बेटी बीमार है, इसके इलाज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। वह हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी बेटी का इलाज भी करवा दूंगी और तुम्हारी तमाम जरूरियात को भी मैं पूरा कर दूंगी, बस तुम्हें मेरा काम करना होगा। जब मैंने उसे ये बात बताई तो वह हक्का बक्का रह गई। फिर वो कानों को हाथ लगाने लगी। मेरे बंदे को अगर ये पता चल गया तो न जाने क्या होगा। बीबी जी, आप ऐसा मत करें। मगर मैंने उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ दिया और उससे कहने लगी कि तो फिर मैं तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। वो फटी फटी आंखों से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। उसके पास कोई चारा नहीं रहा था कि वो मेरी बात मान ले। तभी वो सर झुकाए मेरे साथ कमरे में चली गई। उसे मैं अपनी जगह पर बिस्तर पर लिटाकर खुद कमरे से बाहर निकल आई और तकरीबन 1 घंटे के बाद वो कमरे से शकस्ता अंदाज में निकली तो खुशी की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ने लगी थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वो झुकी नजरों के साथ वहां से चली गई। वो बहुत गरीब थी मगर बगैरत नहीं थी। मजबूरी की वजह से उसे ये काम करना पड़ा था। मैं जब कमरे में आई तो मेरा शौहर सो रहा था। मैं भी एक जगह पे लेट गई और सोचने लगी कि बर वक्त मेरे दिमाग ने काम कर लिया, वरना इस शख्स को बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता, मेरा बहुत ख्याल रखता, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मगर उसे देखकर एक नफरत का एहसास मेरे पूरे वजूद में छा जाता और मुझे सख्त नागवारी का एहसास होने लगता था। मेरा तो दोबारा अपनी अम्मी अबू से बात करने का दिल ही नहीं कर रहा था।
جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا اس کے بعد میں واپس جانے پر تیار نہیں تھی۔ پھر ایک دن امی خود آ گئی اور روتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا اور شکوہ کرنے لگی کہ تم اتنے دن سے ایک بار بھی ملنے کے لیے نہیں آئی۔ امی کی بات سن کر میرا دل پھر سے بھر آیا۔ تبھی میرا شوہر کہنے لگا کہ تم ان کے ساتھ کچھ دن کے لیے چلی جاؤ۔ یوں میں امی کے ساتھ رہنے کے لیے آ گئی اور پھر ایک دن میری عمر سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر میری پرانی محبت بیدار ہو گئی۔ اس نے بھی ایک شکوہ کو نظر مجھ پر ڈالی اور دوبارہ سے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا۔ کافی دیر تک اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی مگر جب خود پر قابو نہ پا سکی تو بالآخر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی طرف مخاطب ہو بیٹھی تھی۔ اور پھر اس کی شکوے بھری باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت دکھی ہے۔ اس سے زیادہ تو میں دکھی تھی۔ اس سب میں میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں وہ گھناؤنا خیال آیا اور میں سوچنے لگی کہ اس خیال کو تکمیل تک کیسے پہنچ جاؤں۔ گھر آنے کے بعد میں نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا۔ وہ ملازمہ اپنی مجبوری کی وجہ سے میری بات ماننے پر مجبور تھی۔ اس کی طرف سے تو مجھے اطمینان تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتی۔ دوسری طرف علی جو میرے شوہر کا چمچہ تھا، اس کا بہت زیادہ مخلص تھا، ہر بات اسے بتاتا تھا۔ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے پھر میں نے یہ منصوبہ بنایا۔ آدھی رات کو فون کر کے میں نے اسے کمرے میں یہ کہہ کر بلایا کہ میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے۔ وہ فوراً سے کمرے میں آ گیا۔ تب میں چیخنے لگی، شور مچانے لگی۔ میرا شوہر بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور جب مجھ سے رونے کا سبب پوچھا تو میں اس سے کہنے لگی کہ علی نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ علی یہ سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی صفائی دینے کی بہت کوشش کی مگر میرے شوہر نے وہی سنا جو میں نے اسے سنایا تھا اور وہی دیکھا جو میں اسے دکھا رہی تھی، اور اس نے پھر علی کو اس نوکری سے نکال دیا تھا۔ علی نے بے گناہی ثابت کرنے کی بہت کوشش کی مگر اسے بالکل بھی اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی، اور اب سوچے سمجھے پلان کے تحت میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میرا دور کا کزن ہے، ویسے بھی اسے نوکری کی تلاش ہے اور وہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کا خیال بھی رکھے گا۔ یہ سن کر میرے شوہر کہنے لگے کہ اگر تم کہہ رہی ہو تو صحیح ہوگا، یوں بھی تم سے زیادہ میرے ساتھ اور کون مخلص ہو سکتا ہے۔ ان کی بات سن کر ایک پل کو میں شرمندگی کی گہرائیوں میں ڈوب گئی تھی کہ میں ان کے ساتھ کیا کر رہی تھی اور ان کے میرے بارے میں کیسے جذبات تھے، مگر میں نے اپنے جذبات کو سلا دیا تھا اور پھر میرے عمر کو گھر میں بلا لیا تھا، اسے علی کی جگہ دے دی تھی اور وہ بھی میری وجہ سے یہ کام کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ یوں بھی یہ اتنا بڑا گھر تھا، یہاں پر وہ آرام سے رہ رہا تھا، اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی اور یہاں پر اسے میری قربت بھی میسر تھی۔ ہم دونوں ہی بہت خوش تھے، کامیابی سے کھیل کھیل رہے تھے۔ میں اپنی ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلا لیتی تھی اور خود عمر کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ ایک دن میرے شوہر کہنے لگے کہ میں کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں بخلا گئی کہ اگر وہ ملک سے باہر جائیں گے تو عمر بھی تو ان کے ساتھ جائے گا اور عمر کے بغیر میں کیسے رہ سکتی ہوں۔ تبھی باتوں باتوں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے ساتھ کس کو لے کر جائیں گے؟ آپ کا خیال رکھنے کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے ساتھ میرا دوست جا رہا ہے، وہ میرا خیال رکھے گا۔ ان کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ مجھے بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ پھر ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ یہ کچھ دن میں نے بہت بھرپور انداز میں گزارے تھے۔ اپنے شوہر کے پیسے کا استعمال کرتے ہوئے میں عمر کے ساتھ عیش کر رہی تھی۔ پورے پاکستان میں وہ جگہیں ہیں جہاں پر میں ویسے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان سب جگہوں پر نہ صرف ہم دونوں گھومنے کے لیے گئے تھے بلکہ ہم دونوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا۔ زندگی میں آنے والے یہ لمحات ہم لوگوں نے بھرپور طریقے سے گزارے تھے۔ ہم دونوں ہی بہت خوش تھے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب میرا شوہر گھر آ گیا تو وہ پہلے سے بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے اسی انداز میں ہی بات کی تھی مگر پھر بھی ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ دکھنے میں بھی وہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے پر بھی سنجیدگی طاری تھی۔ اور رات کو پھر حسب معمول میں نے ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا، پھر خود عمر کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اس کے کمرے میں گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ایک دم دروازہ کھلا اور کمرے کی لائٹ آن ہو گئی، اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں نے جب آنکھیں کھولی تو گھر میں غربت کا ماحول دیکھا تھا۔ ساری زندگی ہر چیز کے لیے ترستے ہوئے گزاری تھی۔ گھر میں امی ابو کے علاوہ ہم 8 بہن بھائی تھے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، یوں گھر کے کام کاج کی ذمہ داریاں مجھ پر ہی تھی۔ باقی بہن بھائیوں کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے پھر بھی رعایت مل جایا کرتی تھی۔
अम्मी को भी मेरी हरकतों पर काफी ज्यादा एतराज रहता था। उन्हें मेरी सहेलियों के घर आने जाने पर एतराज होता, ज्यादा वक्त छत पर गुजारने पर, गर्ज ये कि बहुत सारी बातों पर एतराज जिन्हें मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे अम्मा हम बहन भाइयों से मोहब्बत नहीं करती, उन्होंने बस हमें पैदा करके दुनिया में लाने की जिम्मेदारी ही निभाई है। मैं ऐसा सिर्फ सोच सकती थी, अम्मा के सामने ऐसा कह नहीं सकती थी क्योंकि वो चप्पल उतार कर मारते हुए देर नहीं लगाती थी। कमाने वाले सिर्फ अब्बा ही थे, तीनों भाई बहुत छोटे थे। ऐसे में घर में ज्यादातर दाल सब्जी ही पकती थी। कभी कभी तो घर में फाके की नौबत भी आ जाती थी। हमें अच्छा खाना महीनों बाद ही नसीब होता था। उमर मेरी जिंदगी में बाहर की मानद आया था। वो लोग कुछ टाइम पहले ही इस मोहल्ले में आकर आबाद हुए थे। ये घर उन्होंने किराए पर लिया हुआ था और वो हमसे भी ज्यादा गए गुजरे थे। हम एक फायदा था कि कच्चा पक्का ही सही मगर घर हमारा अपना था। मगर वो लोग तो बेचारे अपने घर से भी महरूम थे। उमर की कोई नौकरी भी नहीं थी। वो सारा दिन दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता था। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे। जब उमर ने मेरे लिए रिश्ता भिजवाया तो अम्मा अब्बा ने ये कहकर रिश्ता उसी वक्त मना कर दिया कि लड़के की चाल चलन ठीक नहीं है और ना ही वो कोई नौकरी करता है। ऐसे नखट्टू इंसान के साथ का हमें क्या फायदा जो बेटी हर दूसरे तीसरे दिन रोकर मायके की दहलीज पर आती रहे। अम्मा की बात एक हद तक ठीक थी मगर मैं फिर भी अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मैंने जब इस बात पर एहतजाज किया तो अम्मा ने मेरी बहुत ही ज्यादा पिटाई की थी और अम्मा से मार खाने के बावजूद भी मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रही थी। इन्हीं दिनों अम्मा अब्बा के साथ न जाने क्या करते रहते थे। इन्हीं दिनों अम्मा अब्बा न जाने क्या बातें करते रहते थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग मेरे बारे में कोई खिचड़ी पका रहे थे। मगर मैं ये भी जानती थी कि मेरी मर्जी के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो जानते थे कि मैं काफी ज्यादा तेज लड़की हूँ। तभी एक दिन अम्मा ने मुझे कहा कि अब्बा ने मेरा रिश्ता अपने बॉस के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। ऐसे भला कैसे हो सकता है? आप लोग मेरी रजा जाने बगैर मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं जबकि आप जानते भी हैं कि मैं किसके साथ शादी करना चाहती हूँ। अम्मा ने मेरी बात सुनकर सर पीट लिया और कहने लगी कि वो नकट्टू, वो जो 10 रुपया भी नहीं कमाता, वो तुम्हें कहाँ से खिलाएगा, वो तुम्हारी जरूरियात कैसी पूरी करेगा। अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। अब तो अब्बा भी इस रिश्ते की हामी भर रहे थे। अम्मा की निस्बत अब्बा से मैं बहुत ज्यादा डरती थी और उनके सामने तो मैं ऐसी बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अब्बा को सांस शुगर का मसला था। पिछले कई सालों से शुगर की बीमारी थी और अब जब उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर लिया तो उन्हें इनके बॉस ने बहुत माली मदद भी की थी जिसके बारे में मुझे बाद में अंदाजा हुआ था। और फिर जब शादी से पहले ही मेरे लिए कीमती जेवरात और ढेर कपड़े आए तो ये देखकर कुछ पल के लिए मैं भी वक्ती तौर पर बहक गई थी और फिर शादी की तैयारियां करने लगी थी। जब मुझे अम्मा ने डरते डरते शादी वाले दिन ये बताया कि मेरे होने वाला शौहर अंधा है, उसे नजर नहीं आता, तो ये सुनकर मैंने एक झटके से सर उठाया था। अम्मा, आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर आप लोगों ने क्या सोचकर उस शख्स से मेरी शादी की है? मेरी हालत देखकर अम्मा गड़बड़ा गई और कहने लगी, अरे तो क्या हुआ, लड़का बहुत अमीर है, पैसों में खेलेगी तू, और तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि इसका इलाज मुमकिन है। कुछ टाइम पहले ही एक्सीडेंट से उसकी नजर चली गई है और ये भी हो सकता है कि वो ऑपरेशन करवा ले तो उसकी नजर वापस आ जाए। तू फिक्र क्यों करती है? अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गई मगर दिल में उस शख्स के लिए बेइंतहा नफरत पैदा हो गई थी और इसी नफरत ने मुझे बगावत करने पर उकसाया और मैं नफरत की आग में गुनाह की तरफ चल गई, जिसने अपने पैसों के बलबूते पर मंजूरी होने के बावजूद भी मुझे खरीद लिया था और मुझे मेरी मोहब्बत से दूर कर दिया था। मैं दिल में बेहताशा नफरत और बदगुमानियां लेकर उसके घर में आई थी। उसे अपने रूबरू देखकर भी मेरे दिल से उसके लिए नफरत कम नहीं हुई थी, बल्कि मैं तो इस कमजोरी से फायदा उठाने का सोच रही थी और बिल आखिर में अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। बल्कि एक तरह से तो मैं इस घर में खुश थी। एक तो मुझे उसकी गुर्बत भी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी थी और दूसरा मेरा महबूब भी हर वक्त मेरे पास रहता था और मैं पैसे में भी खेल रही थी, हर आसाइश मुयस्सर थी। अब जब हम दोनों सारी दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे में मदहोश हो गए थे तो कमरे की लाइट ऑन होने पर हम दोनों हड़बड़ा कर उठ बैठे। दरवाजे के बीचों बीच मेरा शौहर खड़ा था। वो बिल्कुल सामने देख रहा था। उसे देखकर एक पल को मेरी सांस रुक गई मगर उसके अंदर होने का सोचकर मेरी सांस में सांस आई थी। काफी देर तक वो वहीं पर खड़ा रहा। उसे देखकर हम लोग फिर से एक दूसरे में मसरूफ हो गए थे। वो दरवाजा बंद करके वहां से चला गया था।
अपने शौहर की ये कमज़ोरी मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई थी। और अगले दिन जब मैं सुबह नाश्ता करने के लिए टेबल पर आई तो ये देखकर मैं हक्का-बक्का रह गई। सामने टेबल पर मेरा शौहर बैठा हुआ था और हैरानगी की बात ये थी कि उसके हाथों में अखबार था। आंखों पे चश्मा टिकाए वो अखबार पढ़ने में मसरूफ था। मैंने और उमर ने हैरान व परेशान नजरें एक दूसरे पर डाली। ये सब क्या था? तभी मेरे शौहर ने मुझ पर एक भरपूर नजर डाली और कहने लगे कि मैं तुम्हें ये खुशखबरी सुनाना भूल गया था कि मैं बाहर अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए गया था और मेरी नजर वापस आ गई है। उसकी बात सुनकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया था। इसका मतलब था कि रात जो कुछ भी हुआ था उसने देख लिया था। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर वो जख्मी से अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा कि मैंने तुम पर इतबार किया था, तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। जब तुमने अली पर इल्जाम लगाया था तो मैं तभी चौंक गया था और फिर ऑफिस में जाने के बाद मैंने अली को अपने ऑफिस में बुलाया तो हिचकिचाते हुए उसने मुझे बताया कि तुम झूठ बोल रही हो, उस पर इल्जाम लगा रही हो। इस सब में न जाने तुम्हारा क्या मकसद है और तभी मैं तुम्हारी हकीकत खुद जानना चाहता था। मैं किसी के मुंह से तुम्हारे बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता था और मुझे ये भी खबर नहीं थी कि वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। और अब मैं जब ऑपरेशन करवा कर वापस आया तो तुमने जब मुलाजमा को मेरे कमरे में भेजा तो मैं ठटक गया था। मुलाजमा भी मुझे अंधा समझ रही थी, मगर जब मैंने उससे बात की और उसे ये सब पूछा तो वो पहले तो डर गई और फिर रोते हुए कहने लगी कि मैं मजबूर थी, मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी की वजह से किया। उसकी बात सुनकर गुस्से की एक शदीद लहर मेरे वजूद में सलाहत कर गई थी। तभी मैं अपना शक दूर करने के लिए इस कमरे में आया तो मुझे अंदाजा हो गया कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही थी। उसने मेरे हाथ में खाकी रंग का लिफाफा दिया और कहने लगा कि इसमें तुम्हारी तलाक के कागजात हैं, मैंने तुम्हें अपने रिश्ते से आजाद कर दिया है। मैंने बेयकीनी से नजर उस पर डाली थी। उसने तो मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया था और फैसला सुना दिया। तभी उसने एक फाइल मेरे हवाले की और कहने लगा कि ये छोटा सा अपार्टमेंट मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। क्योंकि ये तुम्हारा तोहफा था, तुम्हारे लिए खरीदा था, तो ये मैं तुम्हारे हाथ में ही देना चाहता हूँ। अब तुम जो चाहो इसका करो और मुबारक हो, अब तुम आजाद हो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। हम दोनों दबे कदमों से वहां से निकले थे। ये भी गनीमत था कि उसने मेरे नाम पर अपार्टमेंट कर दिया था और मेरे बैग में भी अच्छे खासे पैसे मौजूद थे। वापस आते हुए मैं अपने कपड़े और तमाम जेवरात भी उठा कर ले आई थी, जो कि काफी टाइम तक हम दोनों की जरूरियात पूरी करने के लिए काफी थे। हम दोनों इस अपार्टमेंट में आकर रहने लगे और फिर इद्दत मुकम्मल होते ही मैंने उमर पर जोर देना शुरू कर दिया कि निकाह कर लो। उसने मुझसे शादी कर ली। सारा दिन वो घर में ही रहता था। अब मेरे पास पैसे और जेवरात खत्म होने लगे थे। अब मैं चीखने चिल्लाने लगी थी। सुबह शाम उमर को कहती थी कि कोई काम धंधा कर लो, आखिर कब तक यूं घर में पड़े रहोगे। जब भी मैं उसे ये बात कहती तो वो मुझे प्यार से टाल देता, मगर अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। अब मैं उसे गुस्से से कहती थी। इसी वजह से उसने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। मैं जब भी उसे कमाने की बात करती तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगता। मुझे अब उमर नखट्टू इंसान लगता था, उससे तो काम करने की आदत ही नहीं थी। अम्मा की बात बिल्कुल सही थी, वो सिर्फ आवारागर्दी कर सकता था और अच्छी अच्छी बातें कर सकता था। इसके अलावा इसमें और कोई गुण नहीं था। मगर अफसोस कि मैं इन्हीं खूबियों की वजह से इस पर मरती थी और अपना हंसता बसता घर उजाड़ कर बैठी थी। माँ बाप मुझसे नाराज थे, वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे और यहाँ मैं हर वक्त जलते कुटते दिन गुजार रही थी। तालीम भी मेरी मैट्रिक थी, मुझे किसी अच्छी जगह पर नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। तभी मैंने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक मैं फैक्ट्री में काम करती रहती थी और जब मैं घर में आती तो मेरा शौहर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ टीवी देखने में मसरूफ होता था। उसको देखकर गुस्से की लहर मेरे वजूद में दौड़ जाती थी और फिर सारे दिन की थकी हारी मैं घर के काम करने में मसरूफ हो जाती। बार बार मेरी आंखों से आंसू बहते और मुझे अपने वो ऐश भरे दिन याद आ जाते जब मैंने अपने पुराने शौहर के घर में गुजारे थे। और अब तो वो दिन जैसे मेरे ख्वाब बन के रह गए थे। मैं अपने गुनाहों की वजह से यज़ियत और जिल्लत भरे दिन गुजारने पर मजबूर हो गई थी। अम्मा के घर जाती तो वो भी मुझे देखकर मुंह दूसरी तरफ कर दिया करती थी। मैं रोते चेहरे के साथ वहां से वापस आती। मैं घर और नौकरी में जैसे घन चक्कर बनकर रह गई थी। मैं अब हर लम्हे पछताती रहती थी। अगर मैं अम्मा की बात मानती और थोड़ा सा सब्र से काम लेती
अपने शौहर को इज्जत और मोहब्बत देती। अम्मा ने जो भी कहा था कि ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाएगा, मगर मैं ही उसकी नफरत में बावली हुई जा रही थी। आज उसके साथ उसके घर में ऐश और आराम की जिंदगी गुजार रही होती, और अब तो उसकी आंखें भी वापस ठीक हो चुकी थी। अम्मा सही कहती थी कि तुम सदा की जल्दबाज हो, और आज इसी जल्दबाजी की वजह से मैं कहीं की नहीं रही थी। अब मुझे उमर के साथ हर हाल में गुजारा करना था, क्योंकि मेरा अपना घर था और उमर को पता था कि मुझ पर वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और इस अपार्टमेंट में वो आराम से रहता था और मैं सारा दिन काम काज करके घर का चूल्हा जला रही थी। मुझ ऐसी औरतों के साथ ऐसे ही इबरतनाक इंजाम होता है।